सबको आ जाए तो फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली हम जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिक्स का, उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, पेपर का रिवीजन करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे पेपर किस तरह से आएगा, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार सब आ जाए, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। मैम पेपर यहीं पे होंगे मैम? अब सच बताओ तो मुझे भी इस चीज का भी कुछ अपडेट नहीं है कि पेपर कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे या तुम्हें स्कूल बुलाएंगे। गुड तुम लोगों मॉर्निंग। जाएगा। गुड मॉर्निंग। जल्दी अपडेट मिल जाएगा, पेपर होने से पहले तो मिलेगा ही। अब देखते हैं क्या होता है। हमारे पास बस आज का और कल का देना है, क्योंकि शायद परसों से तुम्हारा पेपर, पता नहीं क्लास होगा नहीं होगा। फिफ्टी हो जाएंगे फिर हम start मैम ये पेपर घर ही होंगे मैम, स्कूल में आना पड़ेगा? अभी ना मुझे इस चीज की कोई भी अपडेट नहीं है, मुझे नहीं पता अभी क्या होगा। तो बट जो भी है, तुम्हें पेपर से एक दिन पहले तो पता चल जाएगा कि कैसे होगा। मैक्सिमम चांस तो यही है कि शायद ऑनलाइन ही हो। अब मुझे कोई पूरा करेक्ट नहीं पता है। चलो 50 तो हो गए। ठीक है, तो चलो रिवीजन स्टार्ट करते हैं हम। तो बेसिकली ना हमारा जो चैप्टर है, हमारे 4 चैप्टर आ रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, वो पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगी। स्टैटिस्टिक्स में अभी तुम लोग को एक भी चैप्टर नहीं दे रही, क्योंकि वो हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, हमने पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, तो जो मेन मेन टॉपिक्स है ना वो अच्छे से कर लेना विथ जो ग्राफ है, जो ग्राफ्स होती है ना वो अच्छे से कर लेना, क्योंकि ग्राफ के नंबर मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि जो हमारा पेपर होगा वो, उसमें 36 क्वेश्चन होंगे, 36 या 34 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन होंगे ना 1 से लेके 20 नंबर तक, वो सारे वन वर्ड, 1 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। जैसे अब 1 नंबर वाले है तो जरूरी नहीं है इसमें हमेशा वन वर्ड ही आए, उसमें तुम्हारा ट्रू और फॉल्स भी आ सकता है। ठीक है, किसी एक चीज का डायग्राम बनाने का भी आ सकता है, कोई फॉर्मूला भी आ सकता है, किसी की डेफिनेशन भी आ सकती है, तो कुछ भी आ सकता है। तो 1 नंबर वाले को ध्यान से करना, क्योंकि अगर 1 नंबर वाले ही नंबर बढ़ाते भी और कम भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर बड़े सब्जेक्ट होते हैं ना, बड़े जो नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो मतलब तुम कुछ भी लिख देते हो ना, तो क्या होता है, भले ही तुम्हें पूरे 6 के 6 नंबर ना मिले, पर 2 या 3 तो मिल जाते हैं। पर 1 नंबर में अगर तुमने 1 नंबर वाला सही किया तो तुम्हें 1 मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। तो उसमें कुछ भी नहीं मिलता। मतलब 1 नंबर वाले को थोड़ा ध्यान से करना। और पेपर का सबसे पहला चीज, जो भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो सबसे लास्ट में करना। सबसे बड़े बड़े क्वेश्चन को सबसे पहले कर लेना। ठीक है, ये गलती मत करना कि 1 नंबर वालों पे तुम लोग अड़े रहो और तुम्हारे लास्ट में 6 नंबर वाला क्वेश्चन छूट जाए। कभी ये चीज मत करना, चाहे कोई भी पेपर हो, सबसे पहले बड़े क्वेश्चन करने, उसके बाद लास्ट में अगर टाइम मिलता है तब, टाइम मिलना चाहिए, इतना स्पीड रखना कि टाइम तुम्हें मिल जाए वन वर्ड के लिए, फिर वन वर्ड वाले क्वेश्चन कर लेना 1 मार्क्स के। ठीक है, 1 मार्क्स के बाद तुम्हारा क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन में तुम्हारा डेफिनेशन आ सकता है, उसके साथ कोई ग्राफ आ सकता है। ठीक है, या तो डिफरेंसेस आ सकता है, ऐसी चीजें आ सकती है। उसके बाद हमारा आएगा 4 नंबर वाले क्वेश्चन। 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे ना हमारे, वो बेसिकली थोड़े से टिपिकल होंगे, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, तुम्हें लेंदी लगेगा, पर वो लेंदी होगा नहीं। उसमें तुम्हारा केस स्टडी आ सकता है। केस स्टडी मतलब क्या होता है, केस स्टडी हमारा एक पैराग्राफ दे दिया होता है, उसके बेसिस पे हमें 2-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और हमें उसके अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा ना वो तुम्हारे में हिंट, एज अ हिंट दिया रहेगा, तो जो तुम्हारा पैराग्राफ होगा उसमें से तुम्हें ढूंढ के फिर करना होगा। तो ये हमारे 4 नंबर में केस स्टडी आ सकते हैं। ये कंफर्म नहीं, क्योंकि इसी साल ये इंट्रोड्यूस हुआ है कि इकोनॉमिक्स में भी केस स्टडीज होंगे 12th क्लास में, तो इसलिए मैं केस स्टडी दूंगी। 1 या 2 केस स्टडीज आएंगी तुम्हारी। और जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे ना, बेसिकली उसमें क्या होगा, या तो तुम्हें किसी चीज का टॉपिक दे सकते हैं कि व्हाट इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये दे दिया,
एक्सप्लेन इट्स प्रॉब्लम या एक्सप्लेन सेंटर्ड प्रॉब्लम। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है ये भी लिखना पड़ेगा, और इसकी जो 3 प्रॉब्लम्स है जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इनको भी डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और 1 या 2 तुम्हारे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। एक न्यूमेरिकल तुम्हारे 4 नंबर में आएगा और एक न्यूमेरिकल तुम्हारे 6 नंबर में आएगा, तो उस हिसाब से देख लेना। ठीक है, और न्यूमेरिकल जो होगा वो बेसिकली तुम्हारे 3rd चैप्टर से आएगा। ठीक है, क्योंकि 3rd चैप्टर में हमारा न्यूमेरिकल है, और एक जो आएगा छोटा वाला न्यूमेरिकल वो मैं कहीं से भी दे सकती हूँ, तो उसका मैं हिंट नहीं दूंगी, बट जो बड़ा वाला न्यूमेरिकल है वो तुम्हारी 3rd चैप्टर से आएगा, तो वो देख लेना 3rd चैप्टर में कितने न्यूमेरिकल्स है। और बुकिश कुछ नहीं आएगा, सब जो क्वेश्चंस होंगे वो कैजुअल क्वेश्चंस होंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, कुछ टिपिकल क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बनाया है तुम्हारा पेपर। बस तुम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। ऐसा पेपर बनाए कि तुम लोग कुछ भी छोड़ नहीं सकते बीच का, कि चलो ये टॉपिक स्किप कर दिया हमने, आगे वाला कंटिन्यू करते हैं। कुछ भी स्किप करोगे तो नहीं होगा, कुछ नहीं पता कहाँ से क्या आ जाए। और जिनके भी डायग्राम्स बने हुए हैं ना, मतलब जिनके भी ग्राफ बने हुए हैं जिन भी टॉपिक्स के, उनको तो सबसे अच्छे से कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही किसी ने कोई चैप्टर तो पढ़ा नहीं होगा अब तक, राइट? मैम मैंने फर्स्ट पढ़ा था। फर्स्ट पढ़ा है आपने? अच्छा, अच्छा कि अगर पढ़ा है तो, और स्टार्ट कर लो तुम लोग फिर चैप्टर्स पढ़ना। तब तक आज हम करते हैं, थोड़ा रिवीजन करते हैं हम। और कल ना हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, छोटा सा नहीं बड़ा सा टेस्ट होगा कल एक, जिसमें बेसिकली मैं 5-6 क्वेश्चन दूंगी, जिसमें सारा कवर अप हो जाएगा कि तुम्हें समझ आ जाएगा कि पेपर किस तरह से आएगा और उसके क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, तो तुम्हें सॉल्व करना है। मैंने बिजनेस स्टडीज का भी सेम टेस्ट लिया था, अब तुम्हारा भी सेम टेस्ट होगा इकोनॉमिक्स में, ताकि तुम लोग को एक ब्रीफिंग हो जाए, रिव्यू हो जाए पेपर का कि कैसा आने वाला है पेपर। जैसे हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स था, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या था हमारा 4th चैप्टर, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ तुम देख रहे हो ना, प्राइस वाला ग्राफ जो है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये सारे जो ग्राफ्स है, ये बेसिकली ये वाला जो ग्राफ है, ऐसे ग्राफ आ सकते हैं। ये तो छोटा सा चैप्टर था, और इसके बीच में डिफरेंसेस आ सकते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है, देखो कुछ कुछ चैप्टर्स ना हमारे काफी छोटे हैं, तो उसमें से क्या ही क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो तुम्हारे लिए वो इजी होगा उस चैप्टर में मार्क्स स्कोर करना, क्योंकि जो भी चैप्टर है ना उनसे मैं बेसिकली मैंने इक्वल मार्जिन पे ही क्वेश्चंस बनाए हैं, और छोटे चैप्टर से तो ज्यादा क्वेश्चंस बनाए हैं, तो तुम्हारे लिए इजी होगा इनको समझना और सॉल्व करना। ठीक है, ये जो हमारा है मैक्सिमम प्राइस सीलिंग, मैक्सिमम और क्या है, मिनिमम प्राइस सीलिंग, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी करना। ओवरऑल हर चीज इंपॉर्टेंट है, बस तुम्हें थोड़ा ध्यान से करना होगा, और जिनके ग्राफ्स बड़े बड़े ग्राफ होते हैं ना, उनको तो और ध्यान से करना तुम लोग, और ग्राफ की प्रैक्टिस कर लेना ताकि भूलो नहीं कि डिमांड कर्व कैसे होता है, सप्लाई कर्व कैसे होता है। ठीक है, मार्केट क्या होता है ये पढ़ लेना, परफेक्ट कंपटीशन, उसके फीचर्स क्या होते हैं डायग्राम के साथ, और ये तो छोटा चैप्टर है। और मोनोपोली, और ये वाले जो चैप्टर मोनोपोली थे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ऑलिगोपोली, ये बेसिकली हमारे सिलेबस में ही नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें नोट्स में दिया ही नहीं है, क्योंकि तुम हमारे सिलेबस में ये है नहीं। अभी 11th का जो सिलेबस है उसमें ये 3 टॉपिक हमारे नहीं है, तो इसको स्किप ही कर देना, जब तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है तो इससे पेपर नहीं आएगा। ठीक है, और तुम्हारी कॉपी में भी नहीं है, नहीं होगा। बाय द वे तुम लोगों ने नोट्स बना लिए? सबके नोट्स कौन से कंप्लीट है चैप्टर ना? के? यस माइक्रो मैम। इकोनॉमिक्स के? यस मैम, यस मैम। ओके, नोट्स कंप्लीट रखना, और जैसे ही सारा कंप्लीट हो जाए ना चैप्टर 4 पे मुझे सेंड कर देना, क्योंकि वैसे भी टाइम हो गया, लास्ट मैंने टाइम दिया था तुम लोगों को आई थिंक 31 अक्टूबर तक, अब तो टाइम हो गया है, तो मुझे सेंड कर देना
तो फोर्थ चैप्टर में ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट हमारे हैं नहीं, बस नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। जो भी नॉर्मल कॉन्सेप्ट है वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उनको कर लेना, स्किप मत करना। ठीक है, उसके बाद आ रहा है हमारा थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में आता है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई, जो बहुत ही बड़ा चैप्टर है और थोड़ा समझने वाला चैप्टर है। इसमें जो हमारा है प्रोडक्शन फंक्शन, ये पढ़ लेना ये क्या होता है। इसका जो ये फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एफ x1 कॉमा x2, इसको भी याद रखना। शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या होता है, इनपुट, प्रोडक्शन प्रोसेस, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट, ये सब इजी टॉपिक है। बस अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ नहीं आएगा, पढ़ोगे तो सब आ जाएगा। ये जो ग्राफ होते हैं, एमपी और एपी ग्राफ, ठीक है, ये भी पढ़ लेना। पता चले तुम्हारे एग्जाम पे यही आ गया कि ड्रॉ द एपी ग्राफ और ड्रॉ द एवरेज प्रोडक्ट ग्राफ या ड्रॉ द मार्जिनल प्रोडक्ट ग्राफ, और तुम्हें आता ही नहीं है, एक नंबर तुम्हारे गए, जबकि इसमें बनाना ही क्या है, यू बनाना है बस। एक यू भी नहीं बना पाओगे तुम, क्या फायदा फिर पढ़ के। ठीक है, तुमसे पूछ लिया कि टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो क्या है इसका, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो आ सकते हैं। एक जो हमारा एक ये रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, इसको भी ध्यान से देख लेना। इसमें क्या है, एक तो मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम बनाया हुआ है और एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम बनाया हुआ है, और इसमें स्टेजेस देखा गया है कि जब हमारा आउटपुट 0 है तब क्या हमारा हो रहा है एवरेज कॉस्ट के साथ और मार्जिनल कॉस्ट के साथ, फिर स्टेज 1 पे जा रहा है तो क्या हो रहा है, फिर स्टेज 2 पे जा रहा है तो क्या हो रहा है। तो ये बेसिकली रिलेशनशिप बता रहा है कि इन दोनों में सेम स्टेज में क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। रेवेन्यू, ये है हमारा प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम, जो कि हमारा नहीं है सिलेबस में, इसमें लिखा हुआ है नॉट इन सिलेबस। सप्लाई ऑफ अ फर्म क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है। ठीक है, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, सप्लाई शेड्यूल हमारा क्या होता है, इसको जो भी हम जितने भी डाटा होते हैं जब उनको टेबुलर फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं ना, तो वो हमारा सप्लाई शेड्यूल होता है। सप्लाई शेड्यूल में बस ये आ जाए, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि दिस इज योर सप्लाई शेड्यूल, फाइंड आउट दिस डाटा। कोई भी डाटा दे देंगे, फाइंड आउट दिस डाटा, सप्लाई शेड्यूल में पूरा दे देंगे। ये दे रखा है प्राइस एंड क्वांटिटी का, फिर तुमसे पूछ लेंगे कि प्राइस एंड क्वांटिटी दे रखा है, तुम्हें जो भी निकालना होगा, टोटल प्रोडक्ट हो गया, कुछ भी निकालना हो गया, वो बता देंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई मतलब क्या होता है, क्या चीज, कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो क्या करती है, सप्लाई को हमारे अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से सप्लाई कम या बढ़ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा और प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा। ठीक है, ये हमारा एक लॉ ऑफ सप्लाई भी होता है, जिसमें लिखा होता है कि जब प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं ना, तब अगर प्राइस बढ़ता है तो जो सप्लाई होता है वो भी बढ़ेगा, और अगर प्राइस कम होता है तो जो सप्लाई होता है वो भी कम हो जाएगा। इनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो ये भी पढ़ लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशली बना भी हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है पेपर के पर्सपेक्टिव से भी, और नॉर्मल इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लेना विथ डायग्राम। ठीक है, ये, और इसके बाद आ रहा है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसका न्यूमेरिकल देख लेना। ठीक है, ये इसका न्यूमेरिकल मैंने आई थिंक तुमसे सॉल्व भी कराया है, जिसमें मैंने न्यूमेरिकल दिए थे सॉल्व करने को, उसमें इसका न्यूमेरिकल भी है, तो इसको भी ढंग से देख लेना। जहाँ पे भी तुम्हें ऐसा लगता है ना कि इस चीज से न्यूमेरिकल बन सकता है, उस चीज को भी अच्छे से देख लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, मैं थ्योरी ज्यादा नहीं लिखनी होती, बस हमें सॉल्व करना होता है, हमें नंबर मिल जाते हैं। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, हमें कोई न्यूमेरिकल मिला है, वो हमारे 4 लाइन में खत्म हो गया, वो भी हमें पूरा लिखना नहीं पड़ा। जबकि अगर हमें थ्योरी लिखनी पड़ती है तो उसको हमें कम से कम 5 से 6 लाइन तक लिखना पड़ता है,
वो एक पूरी लाइन, वो हमारा टाइम टेकिंग होता है। उसके बाद है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड दोनों बहुत वो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो उसमें बता रखा है, स्टेट्स दैट अदर फैक्टर्स रिमेनिंग अनचेंज्ड there is a direct relationship between the price of the commodity and its quantity supplied. This means that when the price of the commodity rises, its quantity supplied by the firm increases. ठीक है, and vice versa होगा। उसके बाद आया हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये मैंने आई थिंक तुम लोग को बताया नहीं था क्या होता है, क्योंकि मैंने बस नीचे लिखा हुआ है इसको। ये क्या होता है हमारा, it states that marginal product of a factor input initially rises with its employment level, but after reaching a certain level of employment, it starts falling. अब लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि जैसे जैसे हम इनपुट्स बढ़ाते जाएंगे ना, वैसे हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो भी बढ़ता जाएगा, पर एक पॉइंट हमारा ऐसा आ जाएगा जब वो और नहीं बढ़ पाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे फिर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमने पहले किया था ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, क्या होता था उसमें उसमें क्या होता था कि पहले तो जब हम खाना खाते थे, मैं एग्जांपल लिया था, हमने एक रोटी खा ली, हमारा पेट हमें सेटिस्फेक्शन मिल गई, फिर 2 खा ली, फिर 3 खा ली, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता गया। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हम और खा ही नहीं पाएंगे, उसको खाने पे या तो हमें डाइजेस्ट नहीं होगा, या हमें हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, या कुछ हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो यूटिलिटी होगा वो कम होता जाएगा। अगर हम इनपुट्स लेते रहेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल वो नेगेटिव हो जाएगा। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी सेम चीज है, बस उसमें हम टोटल प्रोडक्ट की बात करते थे, इसमें हम मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी कर लेना। तो 4th चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, बस न्यूमेरिकल्स, 3rd चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है, डायग्राम्स एंड डेफिनेशंस है, एंड एक डिफरेंसेस है। ये इस चैप्टर में कुछ डाउट था किसी को? जैसे होना तो नहीं चाहिए, बट तब भी कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, जब हम कुछ पढ़ना छोड़ देते तो हम भूल जाते हैं। तो ऐसा कोई सीन किसी के साथ? नो मैम। गुड। कंज्यूमर वाला कहाँ गया? मैम कल न्यूमेरिकल्स करवा देना थोड़ा सा प्रैक्टिस। हाँ हाँ, कल बेसिकली एक टेस्ट होगा तुम्हारा छोटा सा, उसके बाद मैं कराऊंगी न्यूमेरिकल्स। यस मैम। और वो टेस्ट टेस्ट तुम्हारे तो आज था बेसिकली ना। आज थोड़ी ना था टेस्ट, तुम्हारा बिजनेस का टेस्ट परसों था, कल था आई मीन, पर कल छुट्टी पड़ गई। तब वो जो 2 चैप्टर बचे वो तुम्हें खुद ही करने पड़ेंगे, तब पढ़ लेना उसको। ओके मैम, और वो जो 3 दिए थे। वो जो 3 दिए थे उनका मैं चेक करके ग्रेड्स तुम्हें जल्दी बताऊंगी। ओके मैम। चलो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज भी कर लेते हैं। ठीक है, तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज में हमारा क्या था, पहले तो हमारा इंट्रोडक्शन था कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज हमारा होता क्या है, देन सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है, तो जो अगर कहीं पे आए ना कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, चाहे तुम कहीं पर भी जाओ, चाहे तुम 12th में पढ़ लो या फिर कॉलेज में चले जाओ, कहीं पर भी ना चले जाओ, पर जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती है वो हमेशा 3 रहता है, वो सेम रहता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, और इनको डिफाइन करना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारा क्या आता है, जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो काफी ज्यादा लिमिटेड अमाउंट पे हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो उनको किस तरह से यूज करें हम कि हमारा जो आउटपुट है वो हो, इवन हमें यूटिलिटी भी मिले और उसका अल्टरनेटिव यूज भी हो जाए, ये हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस में होता है। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है, हम सोचते हैं कि इसको हम प्रोड्यूस कैसे करें, लेबर इंसेंटिव से करें या कैपिटल इंसेंटिव से करें, इसमें बेसिकली हम ये सोचते हैं। लेबर इंसेंटिव हमारा क्या होता है, जिस भी काम को करने में, जिसमें जो भी प्रोडक्शन होता है,
जब उस चीज उसको जितने भी होते हैं मैन पावर हैंडल करते हैं या फिर मैन के एफर्ट्स लगते हैं, लेबर्स के एफर्ट्स लगते हैं, वो हमारा लेबर इंसेंटिव होता है। और जहाँ भी मशीनरी होगी या फिर जो कैपिटल हो गया उनका काम लगता है, वो हमारा कैपिटल इंसेंटिव होता है। ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस में ये होता है हम किस किस के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो सिर्फ हम अमीरों के लिए या फिर जो हाई क्लास सोसाइटी है उनके लिए ही प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमें सबके लिए प्रोड्यूस करना पड़ता है और जिसको जहाँ रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमें प्राइस अगर हमें चेंज करना पड़े हमें उसको चेंज भी करना पड़ता है। उसके बाद आया हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है? पहला कि ये वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो इंडिविजुअल्स के लिए स्टडी करता है, इंडिविजुअल को स्टडी करता है, जैसे कंज्यूमर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। ठीक है, ये एक छोटा कॉन्सेप्ट है। इन स्टडी ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स द मैक्रोइकोनॉमिक्स वेरिएबल आर assumed constant। जो हमारा माइक्रोइकोनॉमिक्स है ना, जब हम माइक्रोइकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो जो मैक्रोइकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट या फैक्टर होते हैं उसको हम कांस्टेंट रख के पढ़ते हैं। और मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या है हमारा? It is the branch of economics in which we study the economic aggregates such as national income, price level, etc. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? हम बेसिकली जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनको जॉइंटली पढ़ते हैं, जैसे हमारा नेशनल इनकम हो गया, प्राइस लेवल हो गया, एक्सेट्रा, और भी काफी सारी चीजें होती है। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। In study of macroeconomics, the macroeconomics variables are assumed constant। जब हम macroeconomics पढ़ते हैं तो जो हमारा macroeconomics है उसके variables constant रखते हैं। मतलब दोनों को जिसको भी हम पढ़ेंगे उसमें से किसी एक को हमें constant रखना पड़ेगा। ठीक है, ঠিক আছে ঠিক আছে। खाओ। ठीक है, तो बेसिकली ये छोटे छोटे जो है इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, यही सब चीजें। मतलब जो भी है ज्यादा बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है, बस तुम्हें एक एक बार तुम रीडिंग भी लगा लोगे ना साथ ही चारों चैप्टर के, तुम्हें समझ आ जाएगा। और रही बात न्यूमेरिकल्स की ना, तो न्यूमेरिकल्स कल हम एक बार ट्राई करते हैं, मैं सॉल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल्स बेसिकली मैं तुम्हारे टेस्ट में भी दूंगी तो उससे भी तुम्हें समझ आ जाएगा क्या समझ नहीं आ रहा क्या नहीं आ रहा। छोटा ही टेस्ट बनाऊंगी ताकि तुम्हारे हाफ एन आवर में टेस्ट हो जाए, एंड जो बाकी 15 मिनट्स बचे उस पर हम न्यूमेरिकल्स या जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। और प्लीज तुम लोग टाइम पे आया करो, कम से कम टेस्ट के दिन टाइम पे आया करो। ठीक है, कल सब 8:45 तक प्रिपेयर है ना, क्लास में ज्वाइन हो जाना। भले तुम्हें 10 मिनट पहले ट्राई करते रहो तुम ज्वाइन होने का, बट 8:45 से ज्वाइन हो जाना। तो मुझे इतना जुकाम हो रहा है। ठीक है, इस चैप्टर में कोई डाउट है? ओ मैम। मैम ठीक नो ठीक है, तो सब लोग बेसिकली प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो भी थर्ड चैप्टर की तरह ही है, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, बस थोड़े से फॉर्मूलेज है और कॉन्सेप्ट्स है। इकोनॉमिक्स अगर तुम पढ़ोगे ना बहुत इजी है, बिजनेस से भी ज्यादा इकोनॉमिक्स इजी है, पर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक बार न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं जो मैंने सेंड किए थे तुम्हें, अभी टाइम है।
कहाँ रहे थे, दिख ही नहीं रहा। सॉरी क्लास, वो नेटवर्क इशू की वजह से मैं क्या कहते हैं उसको, जो भी ऑफ हो गई थी। आज नेटवर्क इतना ज्यादा इशू हो रहा है, हद है। चलो मैक्सिमम बच्चे तो चले ही गए, तो एक काम करते हैं, कल ही हम इसको डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं बेसिकली, तुम लोग कल रेडी रहना करेक्ट 9:45 पे, ताकि हम टेस्ट शुरू कर सके, और ओके। जल्द से जल्द 30 मिनट्स का टेस्ट होगा। आफ्टर दैट फिर हम डाउट्स डिस्कस करेंगे। ओके, चलो। तो मैं क्लास को यही ओवर कर रही हूँ क्योंकि सब चले ही गए, ठीक है।